हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव। और अभी जस्ट मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। तो अभी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी ही चल रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए। कुछ भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी जॉब्स की या किसी भी चीज़ की, तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी एडवांस बुक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अभी जस्ट मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, बेसिक के बाद मैं एडवांस पे भी आऊँगी। तो चलिए, अभी मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया था जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का क्लास 6 का एनसीईआरटी थी। तो अभी इसमें 8 यूनिट है, तो इसमें 8 चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमारा फर्स्ट चैप्टर था। एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारा सेकेंड चैप्टर था, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे। या फिर आप मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास 6 का 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है और मैंने इसमें 1 मिनट इसकी सारी डिटेल्स में एक बार ले लेती हूँ, फिर मैं कंफर्म करती हूँ। तो अभी हमारे स्टार्ट हुआ है यूनिट 2, यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट थे, 2 चैप्टर थे जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। और अभी हम यूनिट सेकेंड पे आते हैं। तो यूनिट सेकेंड में है जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सबने सुना है, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, जो हमारी सरकार है उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट जो इसमें है यही हमें समझना है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आई मीन गवर्नमेंट क्या है, को ये समझना है सबसे पहले कि गवर्नमेंट क्या है। तो यहाँ पे कुछ कटिंग्स दी गई हैं, जिसमें से कुछ न्यूज़ की कटिंग्स हैं। लाइक गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, डिटेल प्लान टू टैकल फ्लूड सोन सेज गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, Supreme Court can have 5 more judges, government for revamping coal and power sector, over 15,000 villages declared scarcity hit by government। ठीक है, तो बस ये कुछ इस टाइप की कटिंग्स दी गई हैं जो हमारे न्यूज़ में मोस्टली आती है। लाइक सरकार से कामगारों के अधिकारों के लिए रक्षा की मांग की गई, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश जो होते हैं वो सरकार ने और बनाए। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। प्याज की जो दर है उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है। सरकार ने इसलिए प्याज के जो फिक्स प्राइस है वो किए हैं, फिक्स प्राइस किए हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बुक में मैं स्टार्ट करती हूँ बुक। Then every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. ठीक है, the government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये कहने का मतलब है कि एवरी कंट्री, जितनी भी हमारे देश हैं, सबकी कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है। अब हमारे यहाँ भी सरकार है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वही जो हमारे यहाँ का, जो हमारी कंट्री में कोई चीज़ हो रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका डिसीजन लेती है।
ठीक है? और वही डिसाइड करती है कि आपको स्कूल्स बनाने हैं, कि आपको रोड कंस्ट्रक्ट कराने हैं, या मार्केट में अगर कोई प्याज है, उसका रेट काफ़ी हद ज़्यादा हाई चल रहा है, तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, और कई जगह पे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, या बहुत सारी ऐसे छोटी सिटीज़ अभी भी हैं, शहर हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट रहती है, तो वहाँ पे पावर सप्लाई को कैसे बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि हमारा संविधान बना था, तो उसी तरीके से हमारा संविधान बना था, तो हमारी एक सरकार बनाई गई थी। तो वो जो सरकार होती है, वो सारी डिटेल, मतलब कि कब क्या कैसे करना है, कहाँ पे रोड टूट रहे हैं, कहाँ पे रोड बनाना ज़रूरी है, कहाँ पे स्कूल ओपन करना है, या फिर कहाँ पे अगर कुछ सब्जी-वब्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे कम करना है, बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसको कम कैसे करना है। तो इस टाइप के कुछ एक्शंस होते हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं, इस पे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट लेती है, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। वैसे हम गवर्नमेंट खुद डिसाइड करते हैं हर 5 साल पे, पर वो एक्शन हम एक पर्सन डिसाइड करते हैं कि ये गवर्नमेंट के हम इस पर्सन को उस पोजीशन पे ला रहे हैं, तो आगे वो पूरी गवर्नमेंट मिलकर सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना है, कहाँ पे रोड बनानी है, कहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, या मार्केट में क्या इश्यूज़ हैं। अगर हमारी उच्च न्यायालय है, या हमारा वहाँ पे जजेस की कमी है या न्यायाधीश की कमी है, तो वहाँ पे अपॉइंट करना है। स्कूल्स में टीचर्स को अपॉइंट, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उसमें टीचर्स को अपॉइंट करना है। ये सारा काम जो होता है वो हमारी सरकार का होता है, हमारी गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी इसने दे रखा है कि सरकार ने कुछ सेवरल प्रोग्राम्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए, लाइक उनको राशन थोड़ा कम पैसे पे देते हैं, उनको कुछ चीज़ें फ्री में दी जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट करती है गरीबों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अभी इट डज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे स्टेशन सर्विसेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रेलवे की सर्विस, हमारी ट्रेन वगैरह जो चलती है, और हमारा जो पोस्टल सर्विस है, डाक सेवाएं हैं, वो सब कुछ जो है वो सरकार ही हैंडल करती है, सब कुछ सरकार ही चलाती है, ठीक है। तो अभी अब ये है कि द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब टू प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो जो ये गवर्नमेंट है, इसका सिर्फ यही सब काम नहीं है, इसका कुछ ये भी काम होता है कि जो हमारी देश की बाउंड्रीज हैं, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, उनको सुरक्षा पूर्ण ढंग से कैसे रखना है, कैसे शांति मेंटेन करनी है। लाइक आप लोग को तो पता ही है, भारत पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो और फिर अदर देशों से भी जो हमारी सीमा पे जो देश हैं उनके साथ कैसे बना के रखना है कि कभी ऐसी कोई कंडीशन ना आए, ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो, मतलब सबके साथ पीसफुल तरीके से रहना है, ठीक है। तो ये भी हमारा गवर्नमेंट का काम है, पीस मेंटेन करना। फिर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। कि सरकार का काम ये भी इंश्योर करना है, इसकी भी इंश्योरेंस है कि अगर आप जो हमारे सिटीज़न हैं, जो इंडिया के लोग हैं, हमारी सरकार तो इंडिया में है, हम इंडिया के लोग हैं, तो हमारा जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास खाने के लिए इनफ चीज़ें हो, और उसकी जो गुड हेल्थ होती है, जैसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना कि उसको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ ना हो। जैसे अभी कोई टीका होता है जो लगाते हैं, जैसे कि पोलियो का टीका बच्चों के लिए गवर्नमेंट लगवाती है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो लोगों की गुड हेल्थ को और उनके लिए खाने के लिए इनफ चीज़ें हो, ये इंश्योर करना भी हमारी गवर्नमेंट का ही काम होता है, ठीक है। तो when there are natural disasters like tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people, ठीक है। तो बहुत बार कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं,
आप लोग को पता है बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है या फिर सुनामी आ जाती है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बाढ़ में फंसे हुए। तो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में सरकार ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों की हेल्प की और उनको खाना पहुंचाया, ये किया वो किया, उनको पानी से बाहर निकाला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये भी काम सरकार का ही होता है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, उनको असिस्ट करती है कि अपनी गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उसको असिस्ट करती है कि जो बाढ़ से अफेक्टेड लोग हैं या जो अर्थक्वेक से अफेक्टेड लोग हैं उनकी तरह उनके पास खाना और पानी पहुँचे, उनको अच्छे तरीके से हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो वो भी शॉर्ट उनको मतलब ठीक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो if there is a dispute or if someone has committed a crime, you find a people in a courts are also part of it the government, ठीक है। तो ये आप लोग को पता ही है कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी क्राइम होता है तो जो लोग होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और जो डिसीजंस होते हैं वो कोर्ट के जज लेते हैं या न्यायाधीश लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, वो कुछ अलग नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी कुछ क्राइम करता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है फाइनली वो गवर्नमेंट के थ्रू ही निकलता है, तो वो कोर्ट्स में ही होता है, सारी चीज़ें कोर्ट में ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जो कोर्ट होता है वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। बोरिंग तो नहीं हो रहा? बोरिंग होगा तो भाई बता देना आप लोग। तो अब है, perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको कभी अचरज होता होगा या कभी आप थोड़ा सा आपको लगता होगा कि इतनी सारी चीज़ें सरकार कैसे मैनेज कर पाती है और सरकार को इन कामों को करने के लिए ज़रूरी क्यों है, कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही है सरकार, तो वो क्यों मैनेज कर रही है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इतनी सारी चीज़ें सरकार मैनेज कर रही है, कैसे मैनेज कर पा रही है, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, एक साथ काम करते हैं, व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब बहुत सारे लोग होते हैं वो एक साथ इकट्ठे काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि डिसीज़न एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कि जिससे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो वो लिए जा सके। अब सभी लोग सेम डिसीजंस तो नहीं ले सकते, अब समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं हूँ, ठीक है, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और सेम, इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो सेम पर्सन मेरे साथ है या मेरे साथ 50 लोग और हैं वो बिल्कुल मेरे डिसीजन से सहमत हो सकता है कि कुछ लोग हो जो मेरे डिसीजन से एग्री हो और कुछ लोग हो जो मेरे डिसीजन से एग्री ना भी हो। तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ पोजीशंस दी जाती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हो वो ले सकें, कोई एक बंदा ले सके और उससे सारे लोग अग्री कर सकें, ठीक है। तो और कुछ ऐसे रूल्स की ज़रूरत होती है, सम रूल्स हैव to be made that apply for everyone. For example, there is a need of control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो सब पे लागू हो, मतलब जो सबको फॉलो करने पड़े, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जो हमारे
जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि अब मैं इसको आपको हिंदी में समझाती हूँ कि कुछ संसाधन होते हैं, संसाधनों के नियंत्रण और जो हमारी कंट्री होती है उसकी जो लाइन होती है, उसकी जो सीमा होती है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मतलब कि हमारा जो कंट्री का बॉर्डर होता है वहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो तैनात रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं कि हमारी जो लाइन है उसको क्रॉस करके कोई इधर ना आ सके और वो हमारी जो कंट्री है उसकी रक्षा हो सके, ठीक है। तो लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। जो सरकार होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है, वो पर्सन टू पर्सन कई सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम करती है। वो कुछ रूल्स बनाती है, कुछ डिसीजंस लेती है और अपनी सीमा में ही रहने वाले लोगों पे उसको वो अप्लाई भी करती है, ठीक है। तो दीज अमंग ऑल पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, मतलब अपने देश में जो लोग हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो गवर्नमेंट के ही पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गवर्नमेंट का ही पार्ट है, जैसे हमारा इंडियन रेलवेज हो गया, हमारा भारत पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम गैस है, और हमारा इंडियन रेलवेज है, हमारा डाक विभाग है, सारी चीज़ें हैं, ये सब गवर्नमेंट के ही पार्ट है। हमारा कोर्ट है, हमारा पुलिस स्टेशन है, सब गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार किस किस लेवल पे काम करती है, स्तर क्या है उसके। ये जो गवर्नमेंट के स्तर हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी। तो मैंने बताया था आप लोगों के लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे स्तर हैं जिस पे गवर्नमेंट काम करती है। एक मिनट में बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो now the you that you know that the government is responsible for so many different things. Can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level, at the level of state and the national level, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो अलग बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। गवर्नमेंट एक चीज़ों के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप क्या सोचोगे कि आपके मन में आएगा कि गवर्नमेंट भाई इतनी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगी, ठीक है, इतने सारे जो इंतज़ाम है वो अकेले कैसे करेगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो ना डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, मतलब आप हिंदी में समझो डिफरेंट स्तर पे काम करती है। जैसे कि स्थानीय स्तर पे, जो राज्य है उसके स्तर पे, जैसे यूपी है उसके स्तर पे अलग है, एवं राष्ट्रीय स्तर पे और देश के स्तर पे भी काम करती है, स्थानीय स्तर पे भी काम करती है, ठीक है। तो स्थानीय स्तर जो हो गया उसका मतलब आपके विलेज, शहर या छोटे मोहल्ले जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। राज्य का स्तर है जैसे कि पूरा राज्य, जैसे हरियाणा हो गया या असम हो गया, कि ये जो सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। तो आप एक बार इसमें देख के समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये मैप में आप, ठीक है, मैप में आप देखने की कोशिश करना। आप जैसे मान लो आप किसी सिटी में हो, किसी छोटे सिटी में हो, जैसे मैं बलिया से हूँ, बलिया काफ़ी छोटी सिटी है, तो मैं बलिया से हूँ प्रॉपर मैं। तो ना ये बलिया जो हो गया वो स्थानीय स्तर पे हो गया। अब मैं बलिया में यूपी से हूँ, तो यूपी जो हो गया वो राज्य के स्तर पे हो गया। और फिर मैं पूरा जो देश है वो राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। जैसे कि मैं इंडिया में हूँ, मैं भारत में हूँ, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, ठीक है। तो अब देखो आप in this book you will read how about local government function, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आप सिर्फ ये जानोगे कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, मीन्स की जो हमारे स्तर की, जो हमारे छोटे सिटीज़ की गवर्नमेंट होती है वो या गांव की जो सरकार होती है वो किस स्तर पे काम करती है। एंड आप नेक्स्ट जब आगे की क्लासेस जाओगे तो वहाँ पे आप लर्न करोगे कि जो स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है।
तो बस यही है, इसमें कुछ मैप दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं, इंडियन पॉलिटिकल का, बे ऑफ बंगाल किधर है, रेफरेंसेस किधर है, ये सब आप लोग चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है। ये एक और मैप दे रखा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न 2011 का है, यहाँ पे कैसे कैसे डिवीज़न हुए हैं हमारे देश में, ये आप चेक कर सकते हो। और हमारे कंट्री के आसपास कौन सी कंट्री है, ये सारा कुछ आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट करते हैं वो हमारा है लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी लॉज एंड गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं। तो लॉज मतलब कि जो सरकार और उसके कानून, जो सरकार बनाती है, जो सरकार जो कानून बनाती है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज फॉलो दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो सरकार है वो एक लॉ बनाती है, ठीक है, और वहाँ पे उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को वो लॉ फॉलो करना पड़ता है, ठीक। तो ये यही एक वे है जिससे कि हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, हमारी गवर्नमेंट अपना काम करती है, ठीक है। कि हम जैसे कि मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैंने कोई रूल बनाया और मेरे आसपास के जितने लोग हो, आप लोग मेरे आसपास मेरे विलेज के लोग हो या मेरी सिटी के लोग हो, तो आप लोग को वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे काम कर पाऊंगी। तो बस गवर्नमेंट भी ऐसे ही फंक्शन करती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, ठीक है। तो तो जो गवर्नमेंट होती है उनके पास इतनी पावर होती है कि वो लोगों को कानून बनाते हैं और लोगों को कंपेल कर सकते हैं, लोगों को बाध्य कर सकते हैं कि आपको ये जो कानून मैंने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, वो आपको फॉलो भी करना पड़े, वो आपको मानना भी पड़े, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि for example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws of government power make decision it not of much use, ठीक है। तो अभी सिंपल सा एक एग्जांपल इसने दे रखा है कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आप कोई कार ड्राइव करते हो या आप कोई मोटर व्हीकल या मोटर बाइक ड्राइव करते हो तो आपके पास लाइसेंस होना इम्पोर्टेंट है, ये गवर्नमेंट का ही रूल है, ठीक है। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको जेल भी हो सकती है या आपको उसके लिए जुर्माना भी फिल करना पड़ सकता है। तो ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल है और ये सबको फॉलो करना पड़ता है, ये होता है, ठीक है। तो तो सरकार तो जो है इन सब चीज़ों पे कार्रवाई कर ही सकती है, गवर्नमेंट हमारी कार्रवाई कर सकती है और वो करती भी है। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ जो लोग होते हैं वो भी अपना कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टेप होते हैं ले सकते हैं, अपना कुछ अलग कदम भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए इसने दिया है कि इन एडिशन एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट देयर आर आल्सो स्टेप्स कैन टेक इफ दे फील ए पर्टिकुलर इफ ए पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट दे वेयर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और court, he or she may approach the court or claim that the law is not being followed. The court can give an orders about what should be done. तो अब कोर्ट बनाया गया है, कोर्ट आपको पता है कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अब मानो कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में आप दिल्ली में हो या यूपी में हो, कहीं भी कंसिडर कर लो, आप यूपी में हो और यूपी में एक बंदा है जो साउथ इंडिया का है और उसको भोजपुरी या हिंदी नहीं आती है अच्छे से, ठीक है।
तो और उसको एक जॉब चाहिए होगी, तो जो वो कैपेबल है वो जॉब ले सकता है, ठीक है। और वो किसी ऐसे शेड्यूल कास्ट का है या फिर किसी दूसरे रिलीजन का है, कोई सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी, कुछ भी, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, तो वो जाता है पर उसको जॉब, वो कैपेबल तो है बट उसको जॉब नहीं मिलती है। और उसको जॉब नहीं मिलने का रीज़न ये है कि उसको जॉब इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसका रिलीजन अलग है। जो इंटरव्यू लेता है उसको लगता है कि इसकी कास्ट अलग है, इसकी रिलीजन अलग है, इसको मैं जॉब नहीं दे सकता। तो वो लड़का हो या लड़की, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट में और क्लेम कर सकता है कि यहाँ पे जो लॉ है वो उसको फॉलो नहीं किया है, कि मुझे जॉब नहीं दी गई और क्यों नहीं दी गई। तो उस पे जो है कोर्ट सारे जो कोर्ट में जो भी डिसीजंस लेते हैं न्यायाधीश जो होते हैं, वो सारे दोनों साइड के जो बयान होते हैं वो सुनते हैं और उसके बाद से वो अपना ऑर्डर देते हैं, जो सही हो और जो प्रूफ के साथ हो उसके साथ वो ऑर्डर देते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि आपके साथ ये चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चीज़ें बनाई हैं, जैसे कोर्ट बनाया है, पुलिस स्टेशन बनाया है, जहाँ आप आवाज़ उठा सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं। ओह माय गॉड। तो अभी यहाँ पे है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आप देखना, आप अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। आप लोग भी अपने पास जब स्टडी करो, आप अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स रखो अपने पास, या जो मैं बोलती हूँ, जो चीज़ें आप लोग को समझ आती है आप उसके नोट्स बना सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं नोट्स अवेलेबल भी करा दूँगी खुद से बना के। लेकिन ठीक है, अभी जो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को ऐसे नॉर्मल बुक से ही समझाती हूँ, मैंने भी अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है, बस मैं वहाँ से ही समझ के आपको समझा रही हूँ। आप लोग, मैंने भी अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है, मैं बस यहाँ से ही आप लोग को सारी चीज़ें समझा रही हूँ। मैं इसको पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉस। तो जो गवर्नमेंट होती है, आप एक बार सोचोगे ना कि गवर्नमेंट होती है, उसको ये पावर कौन देता है कि वो डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन जो है उसको मानने के लिए लोगों को कंपेल कर सकती है। तो कोई तो होगा जो ये डिसीजन लेता होगा, या किसी के मन में आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, सरकार नियम बनाती है, लोगों को बाध्य भी करती है कि वो नियम लोग फॉलो करें, लेकिन उसको ये शक्ति कौन देता है, उसको ये निर्णय लेने का अधिकार कहाँ से मिला हुआ है, किसने ये अधिकार उसको दिया है कि वो डिसीजन लेगी और उसके बाद उसको बाध्य भी करा सकती है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। तो है ना, तो So the answer to this question depends on the type of government there is an country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do through election, in which they vote for the particular persons and elect them. Once elected, these persons from the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people. ठीक है। Another form of government is monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make decision and run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decision they take. ठीक है। तो अभी आपके मन में आया कि गवर्नमेंट, तो ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम समझ गए, बट गवर्नमेंट को ये अधिकार किसने दिया है और कि वो लॉज बना सकती है और हमें कंपेल कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री में,
अब कुछ कंट्री होती है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतंत्र, ठीक है, जो लोकतंत्र होता है। अब जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया में लोकतंत्र चलता है। भारत जो है वो एक लोकतंत्र है, और इसकी जो लोकतंत्र है इसको पाने के लिए भारत में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। ऐसे ही भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना, बहुत लंबी इसके लिए, इसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई चली है, जहाँ पे, और सिर्फ भारत नहीं, ऐसे कंट्री, मतलब वर्ल्ड में, संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी गई है, ठीक है। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है कि लोकतंत्र में जो नेता होता है, जो सरकार होता है, उसको जो चुनता है ना, सरकार को चुनने की पावर जो होती है वो लोगों के पास होती है, जो कि इंडिया में है, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, आपको पता है, आप किसी एक पार्टी को वोट करते हो, आपको आपकी पार्टी का, उस पार्टी का जो भी लीडर होता है या जो भी नेता होता है आपको अच्छा लगता है तो आप उसको वोट करते हो, और आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है जहाँ पे लोगों को खुद अपना गवर्नमेंट चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही है लोकतंत्र में, यही है, और इंडिया में यही चीज़ें हैं। तो हम ही होते हैं वो अपना गवर्नमेंट चुनते हैं, और हम ही होते हैं जो उनको वो अधिकार देते हैं कि वो हमारे रूल्स बनाए। एक पर्सन को हम वो अधिकार देते हैं कि वो हमारे रूल्स बनाए और हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे कि आप नेपाल ले लो, ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी राजा जो होता है, मोनार्क जो होता है, राजा और रानी होता है, उनके थ्रू डिसीजन लिया जाता है। पहले के टाइम में इंडिया में भी ऐसा होता था, पहले के टाइम में इंडिया में भी राजा और रानी के थ्रू डिसीजंस लिया जाता था। एक बार राजा के पास कोई 2-4 लोग होते थे, जैसे राजा के कुछ मंत्री हो गए, कुछ सलाहकार हो गए, जो उनको डिसीजंस देते थे, मतलब देते नहीं थे, उनके सिर्फ हेल्प करते थे इस चीज़ में कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, बट फाइनल डिसीजन राजा का ही होता था और किसी का नहीं होता था। और ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में बिल्कुल उलट है। लोकतंत्र में लोगों के थ्रू चुना हुआ जो नेता होता है वो सारे डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में इंडिया में ये चीज़ें नहीं हैं, बट कई सारी ऐसी कंट्री में जहाँ पे राजा जो बोलता है, राजा के थ्रू ही चुना जाता है, और राजा जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ता है। राजा का बेटा या राजा की वाइफ रानी होती है। तो बस यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि लोकतांत्रिक सरकार है इंडिया में, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं ना, इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, मतलब खुद से पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। ये नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये राजा बनेगा और मैंने मतलब ये हमारा नेता बनेगा, इसको मैंने बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम होता है, जो आपको पता है, चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपना हम प्रतिनिधि जो होता है, अपना जो लीडर होता है, हम चुन सकते हैं। और यही जो प्रतिनिधि होते हैं वो सारे डिसीजंस लेते हैं बाद में जाकर। और कोई भी गवर्नमेंट जो होती है अपने को लोकतांत्रिक कब तक नहीं कह सकती जबकि उसके देश के सभी वयस्क नागरिक, वयस्क मतलब जो भी लोग हों 18 ईयर्स प्लस के लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो, तब तक वो अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती। हमारे आपको पता है कि 18 ईयर्स हमारे यहाँ है कि हम वोट दे सकते हैं 18 ईयर्स पे, तो 18 ईयर्स पे सबको वोट देना चाहिए और अपने लिए सरकार चुननी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप देखो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जो था हमेशा से ऐसा नहीं था कि इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, तो डेमोक्रेटिक कंपनी नहीं थी, वो अभी हुई है, ठीक है। तो अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो अब ये है कि
लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं होता था कि कैन यू बिलीव, क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक ऐसा टाइम पे भी था, एक ऐसा टाइम भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें जो होती थी वो गरीबों को और जो औरतें होती थी उनको वोट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एक टाइम था ऐसा कि जब औरतों को माना ही नहीं जाता था कि औरतें गवर्नमेंट चुन सकती हैं, औरतों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। जो गरीब लोग होते थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट वैसे ही बनती थी, जो गिने चुने 2-4 लोग होते थे, जो पुरुष होते थे, वो डिसीजंस लेते थे और उन्हीं के नियमों के सहारे चलते थे देश। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। भारत में आज़ादी से पहले ना बहुत कम ऐसे लोग थे, आज़ादी से पहले भारत में बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो अभी जब गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो लोगों को लगा कि भैया यहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो जो लोग थे उन्होंने वो कलेक्ट हुए, उन्होंने एक संगठन बनाया और इसके लिए अपने अधिकारों की मांग की कि भाई हमें ये अधिकार चाहिए, ठीक है। तो जैसे गांधी जी थे और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इस व्यवहार का विरोध किया था कि मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो उन लोग, गांधी जी और बहुत सारे नेता थे जिन्होंने ना ये समर्थन किया था कि हाँ वोट सबको देने का अधिकार होना चाहिए। तो 1931 में यंग 1931 एक मिनट इन 19 एक मिनट वेयर इज द in 1931 तो writing in the journal Young India in 1931 Gandhi ji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got the wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or a man who works honestly by the sweat of his brow day in day out should not have the vote for the crime of a being a poor man। ठीक है। तो यही है कि गांधी जी ने मतलब पहले लोगों को कम अधिकार था। तो 1931 में एक यंग इंडिया नाम का एक जर्नल था, पत्रिका लिखी गई थी। उसमें गांधी जी ने ये बताया था कि मैं ये विचार जो है ये सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास पैसा है वो वोट दे सकता है, या फिर जिस आदमी के पास कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है या एजुकेशन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ठीक है। तो क्या होता है कि आज़ादी के बाद एक जनरल है 1931 में यंग इंडिया के नाम से पत्रिका एक है, जिसमें गांधी जी ने बोला है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि केवल वही आदमी वोट दे सकता है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है। वो आदमी वोट नहीं दे सकता जिसके पास चरित्र है या जिसके पास संपत्ति है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी कि वही आदमी वोट देता था जिसके पास पहले पैसा होता था, पावर होता था, लेकिन या शिक्षा होती थी। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट देने का अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए। तो हर पर्सन का वोट मायने रखता है, हर एक पर्सन को वोट देना चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी ने यही बोला कि जो गरीब है वो वोट क्यों नहीं दे सकता, अगर वो पूरे दिन ईमानदारी से अपना काम करता है और अपना काम करके अपने लिए पसीना बहा रहा है और लेकिन वो गरीब है, तो उसको भी, उसने गरीब होने में कोई गुनाह तो है नहीं ना उसका, वो उसको तो कोई ऐसी पनिशमेंट मिलनी नहीं चाहिए, तो उसको वोट क्यों नहीं देना चाहिए, वो भी वोट दे सकता है। तो बस उसके बाद से ही हमारे संविधान में चेंजेज हुए और हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार मिला, हर एक वयस्क आदमी को, जो 18+ हो, 18 साल से नीचे के लोगों को नहीं, 18 साल से ऊपर के लोगों को ये अधिकार मिला। ठीक है। तो संसार तो फ्रेंड्स, जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी काफ़ी लड़ाई हुई है। और ये सिर्फ आप सोचो कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता था, तो नहीं, सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि वुमेन्स को अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी क्या, यहाँ पे एक कटिंग है। तो नॉवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्ट्रगल टू vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the learned suffrage usually means right to vote. During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work and was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि पहले किसी भी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सोचो आप, कंट्री तो छोड़ ही दो, संसार में कहीं पे भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी स्वेच्छा से के साथ लोगों के साथ शक्ति नहीं बांटी थी, के साथ नहीं बांटी थी। पूरे यूरोप और अमेरिका में, आप सोचो, इंडिया तो छोड़ दो, आप यूरोप और अमेरिका में भी जो गरीब लोग थे और जो वुमेन्स थी, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको वोट नहीं देना होता था। तो जिसके लिए महिलाओं को भी, जो वुमेन्स थी, उनको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अब सोचो आप कि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक महिला हूँ और मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है, मैं अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, अपने डिसीजंस को छोड़ो, मैं अपने लिए गवर्नमेंट नहीं चुन सकती। और ये इंडिया में नहीं, ये यूरोप अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, यूरोप और यूएस की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा होना था। तो जब लेकिन एक टाइम पे ऐसा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो जो सारे जो पुरुष थे वो लड़ाई में चले गए, ठीक है। तो बहुत सारे, तो जो ऐसे बहुत सारे काम थे जो पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि ये काम जो है वो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, वो वुमेन्स नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे वो सारे काम वुमेन्स ने किए और बहुत अच्छे तरीके से किए। मतलब जो काम पहले मेंस ही करते थे उसको वुमेन्स ने हैंडल करा और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करा। तो जब एक बार वुमेन्स ने हैंडल करा और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा, तो लोगों ने फिर लोहा मानना स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, ये काम औरतें भी कर सकती हैं। और वर्ल्ड वॉर में औरतों ने बहुत अच्छे से ये काम किया भी था। तो ये फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, ये काम औरतें भी कर सकती हैं, तो औरतों को भी अधिकार होना चाहिए। तो लोग उस टाइम, लोगों ने सोचा कि मतलब हमने औरतों के बारे में काफ़ी गलत धारणाएं बना रखी थी, गलत सोच रखी थी अपनी, कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं। तो उसके बाद से जो वुमेन्स थी उनको भी सामान्य रूप से, मतलब जितना मेंस को मानते थे उतना वुमेन्स को भी योग्य माना जाने लगा, ठीक है। ये माना जाने लगा कि कोई लेडी है वो वोट दे सकती है। तो कुछ लेडीज़ थी जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया और अपने वोट के लिए अपने अधिकार के लिए वोट की मांग की कि उन्हें वोट देना है, वोट देने का अधिकार उनको दिया जाए। इसके लिए उन्होंने मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत जगह पे प्रदर्शन भी किए थे। आप सोचो कि अपने शरीर को लोहे की जंजीरों से बांध के उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो इसमें बहुत सारी महिलाओं को जेल भी हुई थी और बहुत सारी महिलाएं भूख हड़ताल पे भी बैठी थी। तो इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी, मतलब सोचो महिलाओं को अपने अधिकार के लिए कितना लड़ना पड़ता है। आज भी और पहले भी बहुत लड़ना पड़ता था। चलो बट ठीक है, अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी उतने चेंजेस नहीं है, लेकिन हैं, काफ़ी हद तक हैं। उस टाइम पे तो मतलब कितना दबा के रखा जाता था औरतों को। आप सोच सकते हो कि उनको वोट तक देने का अधिकार नहीं था और लोग ये सोचते थे कि ये काम आदमी का है तो आदमी ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। मेरी नज़रों में तो ये बहुत गलत था, है ना। तो अमेरिका जो था, अमेरिका में 1920 आप सोचो, 1920 में अमेरिका में ये अधिकार औरतों को प्राप्त हुआ, ठीक है। और उसके कुछ सालों बाद, मतलब 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में अधिकार प्राप्त हुआ।
कि महिलाएं वोट दे सकती हैं। और इंडिया में तो आपको पता ही है, आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये अधिकार प्राप्त हुआ था। तो सोचो महिलाओं के साथ पहले कितना बुरा बिहेव किया जाता था, उनको बिल्कुल कमज़ोर समझा जाता था, कितना दबा के उनको रखा जाता था। अमेरिका जैसी कंट्री में 1920 में, 1920 में, और इंग्लैंड जो आज बहुत ज़्यादा डेवलप है, अमेरिका इंग्लैंड, वहाँ पे 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। आप 1920 अमेरिका में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को, और 1928 इंग्लैंड में अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप लोग ये याद जरूर करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, समाप्त होता है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस है लाइक आप what is government, and what you understand by government. List 5 ways in which you think the government affects your daily life. Why do you think the government needs to make rules for everyone in the forms of laws? Name 2 essential feature of democratic government. What was the suffrage movement? What did it complete? Sorry. तो ये कुछ क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा छींक आ रही है। तो आप ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप खुद से लिखने का ट्राई करो। आप जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप ये लिखोगे तो आप समझने की कोशिश करोगे। तो जब भी आप चैप्टर समझते हो, चैप्टर पढ़ते हो सॉरी तो जब भी आप चैप्टर समझ लेते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश आप बिल्कुल किया करो, और ज़रूर किया करो, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बस यही है, ये चैप्टर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम अपना अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये 3rd चैप्टर था, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, जो कि ख़त्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 4th चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैंने यूपीएससी के बारे में सारी डिटेल्स दी है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कितने पार्ट में होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और मतलब ऑल डिटेल्स अबाउट यूपीएससी। तो आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हो, और बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, नमस्ते।